नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर से मैथ्स की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आज हम लोग सुपर टेट और टेट से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज पहला टॉपिक है जो वो है अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता में सबसे पहले नंबर्स यानी संख्याएँ जो कि 1 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी संख्याएं हो गई। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से अनंत तक की संख्याएं नंबर्स में आती हैं। अब नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बांटा गया। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स होते क्या हैं? प्रश्न या समीकरण जो भी हम सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं, हल करने पे प्राप्त जो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स और अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर्स होंगे, उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे 2/3 हो गया, -13/5 हो गया, -5 हो गया। आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिखेंगे क्योंकि हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। ये सारी वास्तविक संख्याएं हो गई। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। हालांकि हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, लेकिन जब मैं पार्ट कर रहा था तो उसमें बताना ज़रूरी था कि ये पार्ट होता है काल्पनिक संख्या। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आयोटा बोला जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि वास्तविक संख्याएं को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को। फर्स्ट है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, दूसरा है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में, P/Q यानी कि भिन्न के फॉर्म में परिभाषित हो सके, और साथ ही साथ जहां Q यानी कि डेनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो, या हम ये भी कह सकते हैं Q हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वही अपरिमेय संख्याएं हो गए। जैसे रूट में 2 हो गया, रूट में 10 हो गया, या फिर देखिए 0.1011101111, मतलब ये कितना कैसी भी नंबर लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं करना चाहिए, टर्म्स रिपीट नहीं करने चाहिए। इधर परिमेय संख्याएं जो हैं, परिमेय संख्याओं में अगर आप एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 3/5, जी हाँ है। क्यों है? क्योंकि देखिए Q 0 के इक्वल नहीं है और 0 से बड़ा भी है, और एक P/Q फॉर्म में भी लिखा हुआ है। मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक, अब परिमेय संख्याओं के कितने भाग हो गए? इसको 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया। ठीक, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? गिनती की संख्याओं को, किसकी? गिनती की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, और कहाँ तक हमें ये नहीं पता होता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं नंबर्स में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जरूर जा सकते हैं। ठीक, सेकंड है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स होते हैं। ये होल नंबर्स यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लें, यानी कि गिनती की संख्याओं में अगर 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा नंबर। और नेक्स्ट पार्ट है इसका कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्याएं जो हैं इंटीजर्स, इसमें ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यानी कि इंटीजर्स को मैं ये कह सकता हूँ कहाँ से शुरू हो रहे हैं पता नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत के ऋणात्मक मान से लेकर के अनंत के धनात्मक मान तक की संख्याएं सारी इंटीजर कहलाती हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है। क्या? स्टार्टिंग में डॉट 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 लगाने का मतलब यह है कि ये अनंत से शुरू हो रही हैं। -2
-1 0 1 2 और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक, तो ये हो गया संख्या का एक ग्राफ कह सकते हैं, एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं। अब कुछ संख्याएं और भी हैं, जैसे अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, सॉरी, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, यानी कि एक तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। जैसे मैंने कहा दो, तो दो को सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये किससे? 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। ठीक है। सेकंड, एक मैंने एग्जांपल 5 लिया है, तो 5 को भी देखिए, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स कौन कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी फैक्टर्स जो हों वो मोर देन 2 हो। जैसे मैंने 4 लिया, यहाँ पे 4 लिया, तो 4 को 1 से भी कट कर सकते हैं, 1 की भी टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है और 4 की भी टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर यानी भाज्य नंबर। सेकंड मैंने 6 लिया, तो 6 में देखिए अब आपके मोर देन 2 है, यहाँ बात किसकी हो रही है? 2 से अधिक। किसकी बात हो रही है? तो 2 से अधिक। यहाँ 6 में देखिए 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और खुद 6 से भी हो जाएगा। इसी तरीके से 9 यानी 9 को भी देखते हैं, 1 से हो जाएगा, 3 से और 9 से संख्याएं हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या एक बार फिर से देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक, दूसरा वो स्वयं होती हैं। ठीक। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं, और उसके अलावा कोई और फैक्टर भी हो सकता है, यानी कोई तीसरी संख्या भी उनको काट सकती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभक्त हो जाएं, 2 से पूर्णतया भाग चली जाए, यानी कि पूरी पूरी कट जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। या हम इनको ये भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे, यानी कि अंतिम अंक जो होता है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कि 0 2 4 6 या 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने 216 लिया, तो 216 में आप यहाँ देखिए कि यहाँ 6 है, और 6 कैसा है? सम है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो सम संख्या होगी। जैसे यहाँ 4098 में 8 है, क्या है? 8 है। 8 क्या है? सम संख्या है, अगर इसी वजह से ये पूरा नंबर जो होगा वो सम संख्या होगी। दूसरा आता है विषम संख्याएं। क्या आता है? विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर्स कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, संख्या के इकाई का अंक 1 3 5 7 या फिर 9 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 131 में 1 आ गया, यहाँ 537 में 7 आ गया। हम ये भी तरीके से चेक कर सकते हैं, क्या ये 1 2 से कट जाएगा? इकाई का अंक सम संख्या है? नहीं है, तो इस वजह से वो विषम हो जाएगा, यानी जो सम नहीं है वो विषम हो गए सारे। यहाँ 7 है, तो 7 भी 2 की टेबल में नहीं आएगा, इस वजह से इस पूरे नंबर को हम कहेंगे विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक। यहाँ पे जैसे अभी तक देखा, तो उसमें आगे क्या होगा? जैसे 1 है, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों ऐसा होता है कि आप देखिए, अगर 1 के फैक्टर करने हो, हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या इनके भी 2 फैक्टर हैं? जी नहीं, क्योंकि एक तो 1 हो गया, दूसरा भी 1 होगा, तो कुल मिला के तो एक ही फैक्टर हुआ, तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। और जब अभाज्य नहीं है तो भाज्य कैसे होगी? क्योंकि अभाज्य के लिए तो आपको 2 से अधिक संख्याएं चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, तो इस वजह से एक इकलौती ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है और ना ही अभाज्य।
2 क्या है? 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या भी है और साथ साथ अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। एक तरीके से हम और भी कह सकते हैं कि सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। कैसी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है 2। ठीक, अब 3 के बारे में देखते हैं क्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। कैसी? विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके फैक्टर्स कितने होंगे? एक 1 हो गया, दूसरा 2 भी हो गया और थर्ड 4 भी हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए आपको, 2 से अधिक गुणनखंड मिल गए, तो यानी कि भाज्य संख्याएं हो गई। क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं भाई? यहाँ मेनली आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं वो 3 गुण दिए गए हैं। तीनों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। पहला है समवर्ग नियम, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि अगर ए और बी दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? अगर प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम यानी कि जोड़ भी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे मैंने कहा कि क्या है? 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है और 3 प्राकृतिक संख्या है। अगर इनको जोड़ दूं तो 5 भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है। इसके बाद आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसमें 2 तरीके की प्रॉपर्टी, एक एडिशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन यानी योग के लिए और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए। इसमें कहते क्या है कि अगर प्लस करते समय जैसे 3 नंबर्स को एक साथ प्लस करना है तो ए और बी को एक साथ पहले प्लस कर दिया जाए, उसके बाद सी को प्लस किया जाए, या फिर बी और सी को पहले प्लस करके उसमें ए को ऐड किया जाए, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? योग का साहचर्य नियम। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन में है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ये गुणन का साहचर्य नियम होता है। अगर मैं इनके लिए एग्जाम्पल देखूं तो जैसे मैंने कहा 2 + 3 + 4, तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर ले रहा हूँ तो यहाँ 2 + 3 + 4, इस केस में एक ब्रैकेट यहाँ यूज़ हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट क्या कहता है? बॉडमास रूल से कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया, 2 3 5 + 4 हो गया। ठीक। अब इधर 2 तो ऐसे ही रह गया, 3 और 4 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। इधर देखिए 5 4 9 कितना मिला, और इधर 2 9 2 और 7 कितना मिला? 9। दोनों तरफ के नंबर्स बराबर हो गए, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए, यानी कि ये इसको वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, इसी में अगर मैं कहता कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को फॉलो करा देते हैं, चेक करके देखते हैं। मल्टीप्लाई लगाइए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या बनेगा केस? 2 3 जा 6 हो गया, 6 × 4 हो गया। यहाँ 2 ऐसे ही रह जाएगा और 3 4 जाएगा, 3 चौके 12 हो गया, 6 चौके 24 और 12 दूना भी 24। तो ये गुणन को भी फॉलो कर रहा है और योग को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो गया साहचर्य नियम। अब नेक्स्ट है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नाम से ही पता चलता है कि क्रम यानी कि जो उनके सीक्वेंसेस हैं उनका विनिमय हो रहा है, यानी कि वो बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। जैसे यहाँ क्या है? a + b = b + a।
a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 3 और 4 को जोड़ दूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 और 3 इन दोनों का सम बराबर होगा, 7 बराबर 7। जी हाँ, तो ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी या प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसी तरीके अगर गुणन में देखूँ तो यहाँ गुणन कर देते हैं, यानी कि गुणा कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 3 चौके 12 और इधर भी 3 चौके 12, तो 12 12 हो गए बराबर, यानी कि गुणन का क्रम विनिमय नियम हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदू अरेबिक नंबर, इंटरनेशनल नंबर्स और रोमन नंबर्स, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, एक अंकों वाली कुल संख्याएं। एक अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं? 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 इस तरीके से 9 तक की। तो करते क्या है, अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट यानी प्रथम नंबर, दोनों को माइनस करने पे यानी कि कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक, इसी तरीके से 2 अंकों वाली कुल संख्याएं, तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है, और उसमें से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल गया 90, क्योंकि जैसे ही हम 9 से 10 पे पहुंचेंगे वो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, जिसको मुझे काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी 2 अंकों वाली जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 90 है। इसी तरीके से 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर माइनस कर देते हैं तो 900 मिल गया। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएंगी, 3 अंकों वाली कुल संख्याएं, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक अगर गिने तो कुल 900 संख्याएं आएंगी। इसी क्रम में हम 4 अंकों वाली और 5 अंकों वाली और जितने भी अंकों की पूछते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। बस करना क्या है कि जो पूछ रहा है, जैसे 3 अंकों की पूछ रहा था तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसमें माइनस करना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, जिसमें देखते हैं कि जैसे मैंने पूछा कि निम्न में से परिमेय संख्याएं, निम्न में से परिमेय संख्या है, तो इसमें से परिमेय संख्या क्या है। मैंने बता रखा है कि ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रही है, ये देखिए अलग अलग सीक्वेंस में आती चली जा रही है और ये ख़त्म भी नहीं हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट वाले नंबर्स को मैंने बोला था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, 4/5 को कह सकते हैं क्योंकि P/Q फॉर्म में भी है और Q की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 भी है। दैट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको D को भी चेक कर लेते हैं। ये तो समझ में आता है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन साथ ही साथ ये अपरिमेय संख्या जोड़ करके जब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 है क्या, 3 तो हाँ जी हाँ अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या सबसे छोटी है, तो 1 तो भाज्य और अभाज्य कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या टिक कर देंगे कि 2 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, सम अभाज्य संख्या है। मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया था कि सम अभाज्य संख्या एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, यानी कि कौन सी है, वो 2 है। ठीक है, एक फिर डैश लगा हुआ है, फिर संख्या है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, ना ही भाज्य और ना भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ अभाज्य संख्या और लास्ट है सम संख्या, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या जो 3 से विभाज्य हो। सबसे पहले चेक करते हैं, जी हाँ भाज्य संख्या तो है,
क्या ये 3 से कट भी जा रही है, 3 से विभाज्य भी है? 3 की टेबल में तो आता नहीं है 10, लेकिन 12 आ जा रहा है। क्या 12 से पहले भी कोई ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है और भाज्य हो? जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 12 होगा जो 3 से विभाज्य भी है और साथ साथ भाज्य संख्या भी है। 0 से लेकर 1000 तक 3 अंकों वाली संख्याएं। अब यहाँ 3 अंकों वाली संख्याएं यानी कि जैसे 100, 101, 102, इस तरीके की कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, इस तरीके की कितनी संख्याएं? तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ क्या पूछा है? 0 से 1000, तो मैक्सिमम नंबर 3 अंकों वाली। तो मैंने आपको क्या बोला था, 3 अंकों वाली अगर पूछता है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद माइनस क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से माइनस करेंगे, कर लिए। अब इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, 900 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी? 900, ठीक है। लास्ट है 4 + 5 = 9। क्या है? 4 + 5 = 9 कौन से नियम को परिभाषित करता है या उसका व्याख्या करती है? ठीक, ये इक्वेशन जो है, सबसे पहले योग का साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में हमने क्या पढ़ा था? साहचर्य नियम में हमने पढ़ा था a + b + c यानी कि 3 अंकों की संख्याएं मिल गई। क्रम विनिमेय नियम में हमने पढ़ा था a + b = b + a, ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। तो एक ही पढ़ा था हमने संवरक नियम। संवरक में क्या पढ़ा था, यदि a और b नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 9 भी यानी उनका सम भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा यानी प्राकृतिक संख्या होगा। ये हो गया संवरक नियम। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ सकते हैं और यहाँ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ अवेलेबल करा दी जाएगी। अदर वीडियोस के लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के वहाँ के सिपरटेट की चल रही सारी क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।